नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में मैं बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का आज दिनांक 15/5/2020 की समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मजदूरी के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने लगभग 3 सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। आज का यह सिद्धांत चौथा है और इस सिद्धांत को हम अवशेष अधिकारी सिद्धांत या रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी कहते हैं। और इस सिद्धांत को हम आज प्रारंभ करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्टरी लेवल पर चलते हैं और उस विषय पे डिस्कशन रखेंगे अपना। तो पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन को समझाता हूँ। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है, परंतु इसे विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस तथा वॉपर को जाता है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने ही इस सिद्धांत को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया। पहली चीज कि एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं, उन्होंने सर्वाधिक जो कार्य किया वह है डिवीजन ऑफ लेबर पर किया, या जिसे हम कहें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया कि श्रम का विभाजन कैसे किया जाए और श्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाए। उसी अधिकार पर इन्होंने अवशेष अधिकारी सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया, किंतु इसके विकास का जो पूरा श्रेय जा रहा है वह जेवंस और वॉपर को जाता है। और इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इसे ठीक ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें यह कहा गया है कि किसी उद्योग के कुछ उत्पादन मूल्य में से श्रम के अलावा अन्य उत्पादन साधनों को भुगतान करने के बाद जो कुछ शेष रहता है वह अवशेष श्रमिक को प्राप्त होता है। यह अवशेष ही कुल मजदूरी कहलाती है। इन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या की कि जब आप किसी उद्योग में किसी उत्पादन का निर्माण करते हैं तो उस उत्पादन के कुछ मूलभूत घटक होते हैं। वह घटक जब समेकित रूप से एकत्र होकर कार्य करते हैं तो वह उत्पाद तैयार होता है। और उस उत्पाद को तैयार करने में जो प्रमुख रूप से घटक होते हैं उनमें भूमि, पूंजी, उद्यम एवं श्रम महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि इन सभी लोगों ने मिलकर किसी उत्पादन को उत्पादित किया, फिर बाद में उसका विक्रय किया और विक्रय करने के बाद जो राशि उन्हें प्राप्त हुई, जिसे हम कुल आगम या कुल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कहते हैं, उस टोटल रेवेन्यू का वितरण किस तरह से किया जाए, यह आज का प्रश्न है कि एक श्रमिक को उसकी मजदूरी कैसे दी जाए, कैसे प्रदान की जानी चाहिए। तो इस सिद्धांत ने यह कहा कि जो भी टोटल राशि आती है उसमें सबसे पहले हम वह सभी जरूरी चीज़ें निकालते हैं जो एक उत्पादन के लिए प्रारंभिक तरीके से आवश्यक होती हैं। जैसे उत्पादन करने के लिए आपको एक भूमि की आवश्यकता होगी, उत्पादन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, उत्पादन को करने के लिए आपको श्रम की आवश्यकता होगी, उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन की प्रक्रिया को करवाने के लिए आपको उद्यमी की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में एक मजदूरी को कैसे मजदूरी प्राप्त हो, इस आधार पर उन्होंने अपनी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जो कुल राशि या कुल आगम है उसमें हम लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों को पहले निकालते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है उसे हम मजदूरी के रूप में वितरित कर देते हैं। अर्थात वेज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस लगान माइनस ब्याज माइनस लाभ, अथवा मजदूरी बराबर कुल आगम माइनस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ होता है। यहाँ यह मानकर चल रहे हैं कि उद्यम की सेवाओं के बदले जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह अन्य साधनों की भांति उसका पारितोषिक है जो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होता है। लगान
ब्याज, लाभ, ये तीनों ही पुरस्कार हैं जो क्रमशः भूस्वामी, पूंजीपति और उद्यमी को दिए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्धारित होते हैं। तो उद्यम की बात की गई। उन्होंने कहा कि जो भी आपकी अर्जनाएं आती हैं, जो भी आपके आगम आते हैं, उन्हें आप निम्न तरीकों से वितरित करेंगे, पुरस्कार के रूप में वितरित करेंगे, क्योंकि ये सभी घटक जो हैं उद्यम की प्रक्रिया में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप लगान एक भूमि स्वामी को देंगे, आप ब्याज एक पूंजीपति को देंगे और आप लाभ एक उद्यमी को देंगे, और शेष इसके बाद जो भी राशि बचती है उसे आप एक मजदूर को, एक श्रमिक को देंगे उसके श्रम के बदले में। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि यह गणना करने के लिए कि कुल उत्पादन मूल्य में से लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों को जोड़कर घटा दिया जाता है, बची हुई राशि ही मजदूरी कहलाती है। अर्थात जेवंस के हिसाब से पूरी तरह से बात क्लियर है, स्पष्ट है। श्रमिक को मजदूरी अंत में उसके उत्पादन के उस भाग के बराबर दी जाती है जो लगान, कर तथा पूंजी पर ब्याज देने के बाद बचती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि सिद्धांत श्रमिक की कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान देता है। मूलभूत रूप से यह बात आपको समझ में आ गई है कि जब आप एक पूंजीपति को ब्याज दे सकते हैं, आप एक भूस्वामी को लगान दे सकते हैं, आप सरकार को टैक्स दे सकते हैं, आप उद्यमी को प्रॉफिट दे सकते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा मजदूरी कहलाता है। और इस सिद्धांत का जो मूल तत्व यही है कि मजदूरी जितनी ज़्यादा होगी या श्रमिक जितना ज़्यादा कार्य करेगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ने से श्रमिक की मजदूरी भी बढ़ेगी। श्रमिक की मजदूरी इस आधार पर निर्भर करती है कि वह उत्पादन कितना ज़्यादा करता है। अर्थात एक मजदूरी को अपना श्रम बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यह इसका मूल अवधारणा थी। किंतु प्यारे बच्चों, कोई भी सिद्धांत होता है उसकी अपनी आलोचनाएं होती हैं। यह सिद्धांत सीधा सीधा एक पक्षीय है जो कि मांग साइड को प्रभावी करने की बात कह रहा है, और उसने कमोबेश उन सारी अवधारणाओं का अनादर कर दिया कि जो एक मजदूर के हित की होती हैं, और इनमें कुछ दोष हैं जो अर्थशास्त्रियों ने आगे चलकर बताए। सबसे पहले जो दोष आया है वह यही दोष है कि यह अवशेष सिद्धांत है। यह सिद्धांत अवशेष है, अर्थात जो चीजें अवशेष के रूप में मजदूरी को प्राप्त होती हैं वह सिद्धांत अपने आप में ही शोषण की मानसिकता से निर्धारित सिद्धांत कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए कभी उत्पादन ऋणात्मक हो गया या कभी आपका बाजार में विक्रय नहीं हुआ और आपकी कुल आगम ऋणात्मक हो गई, तो क्या आप मजदूरी को भी ऋणात्मक कर देंगे? यह एक मूलभूत प्रश्न है कि क्या आप श्रमिक से कार्य कराने के बाद उसकी मजदूरी नहीं देंगे क्योंकि आपको घाटा लग रहा है? फिर दूसरा है श्रम संघों की उपेक्षा। इस सिद्धांत में मजदूरी निर्धारण में श्रम संघों के महत्व को छोड़ दिया गया है, जबकि श्रम संघ वास्तविक जीवन में इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इस सिद्धांत ने भी श्रम संघों की उपेक्षा की, क्योंकि श्रम संघ मजदूरी निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत ने इसे उपेक्षित करना ही उचित समझा। फिर मजदूरी में भिन्नता। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि मजदूरी में की दरों में अंतर क्यों पाया जाता है। वास्तव में इसे सिद्धांत का बड़ा दोष कहेंगे, क्योंकि यह कोई सिद्धांत ही नहीं है। वास्तव में भविष्य के अर्थशास्त्रियों ने इसको सिद्धांत ही नहीं माना, क्योंकि यह एक पूंजीपति, भूमिपति और उद्यमियों के द्वारा मिला जुला एक कूट षड्यंत्र था जो जेवंस ने प्रस्तुत किया था, और इसे भविष्य में सिद्धांत के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि यह मजदूरी की दरों में भिन्नता क्यों होती है यह बताने में असमर्थ था। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने मजदूरी अवशेष सिद्धांत के विषय में पढ़ा। आपको यह कक्षा कैसी लगी? आप फीडबैक के द्वारा ग्रुप में या YouTube चैनल में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे
चैनल को बेल आइकॉन दबा कर नोटिफिकेशन लीजिए। आप लोगों ने सभी ने ध्यान से सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही संस्था के संचालक श्री बी एन त्रिपाठी जी, श्री एस के त्रिपाठी जी और डॉक्टर सीमा शुक्ला का भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल से बेहतर आज का दिन रहे, इस उम्मीद के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।